जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं, कॉमेंट में जरूर लिखिए। बीते दिनों की तकरार के बीच दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को LG विनय कुमार सक्सेना के आवास पर वीकली बैठक के लिए पहुंचे। पिछले हफ्ते ये मुलाकात नहीं हो पाई थी। तय कार्यक्रम के मुताबिक हर शुक्रवार दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक होनी। इस दौरान वे दिल्ली से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तकरार के बीच एक बैठक छूट गई। देश में बेरोजगारी की हालात का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि बीते 8 सालों में जितने लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया था, उसमें से केवल 0.3% लोगों को ही सरकार रोजगार दिलाने में सफल रही है। ये आंकड़े खुद सरकार के हैं। लोकसभा में सांसद अनुमूला रेवंत रेड्डी ने सरकार से सवाल किया कि 2014 के बाद से सरकारी विभागों में वो कितने लोगों को अस्थायी नौकरी दिला पाई है। इसके जवाब में कार्मिक विभाग और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, 2014 के बाद से बीते 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कुल 22,05,238 आवेदन आए हैं, जिसमें से सरकार 7,22,311 लोगों को अस्थायी नौकरी देने में सफल रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकाय द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों की आवासीय इकाई और फ्लैट्स की लीज को छूट देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। अब आम लोगों को आवासन मंडल, राजकीय उपक्रम और नगरीय निकाय द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाई और फ्लैट की लीज रीट पर 6% की जगह 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इसके साथ ही वरिष्ठजनों के लिए नगरीय निकाय द्वारा आवंटित और बेचे गए भूखंडों के लिए जारी लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 5% हो जाएगी। पंजीयन शुल्क 1% से घटकर 0.5% किए जाने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान भारत लौटे 20,000 मेडिकल छात्रों के भविष्य को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। सरकार ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन से लौटे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए जान बचाने के लिए करियर दांव पर लगाकर लौटे छात्रों को राहत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ट्रेन यात्रियों को जल्द ही रेलवे 8 नई ट्रेनों की सौगात देने जा रहा है। 1 अगस्त से 2 साल बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन दोबारा से शुरू होने जा रहा है। इन पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 25 है। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 100 से 150 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी। दिल्ली के आसपास के शहर लोग इन्हीं पैसेंजर ट्रेनों से आवाजाही करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का कोई संकेत नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे को विपक्षी नेताओं द्वारा प्रभावित इलाकों की किए जा रहे दौरे को देखना चाहिए और सीखना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। पवार ने संवाददाताओं से कहा कि 1 महीना हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि मंत्रियों का कोई अता पता नहीं। राज्य में बाढ़ की स्थिति और किसान मुश्किल में, ऐसी स्थिति में काम करने के लिए मंत्रियों की टीम जरूरी है। बिहार की राजनीति में आज बिल्कुल अलग चीज देखने को मिला है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए स्कूलों की बंदी पर राजनीतिक घमासान छिड़ता जा रहा है, मगर वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आई है। इसके उलट जेडीयू और बीजेपी के तेवर एक दूसरे के विपरीत नजर आए, लेकिन यहाँ उनका साथ आरजेडी नजर देती आई है और कांग्रेस ने धर्म के आधार पर सरकारी छुट्टी और स्कूलों को बंद किए जाने का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी ने कहा, यदि धर्म के नाम पर सरकारी छुट्टियां और स्कूलों में सरकारी अवकाश किए जाएंगे तो सभी धर्म के लोगों के हिसाब से सप्ताह में 4 दिन स्कूल और सरकारी दफ्तर बंद करना पड़ेगा। भाई बहन के अमर प्यार को याद करने वाले त्यौहार रक्षाबंधन को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस बात की घोषणा स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। बता दें कि रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा करती है। ऐसे मुख्यमंत्री की इस घोषणा से राज्य के लाखों महिलाओं को लाभ होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से इस घोषणा की जानकारी सीएमओ हरियाणा ने ट्वीट करते हुए दी है। सीएमओ हरियाणा ने ट्वीट किया है कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए इस वर्ष भी हरियाणा परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के अनाथ अनुदान योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिक कर्मियों के लिए पेंशन का पुनरीक्षण प्रक्रिया में है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि OROP के तहत पेंशन का पुनरीक्षण हो रहा है। यह 1 जुलाई 2019 से प्रभावी माना जाएगा। सरकार ने OROP को लागू करने की घोषणा करते हुए 2015 में अधिसूचना जारी की थी। इसमें हर 5 साल पर पेंशन की समीक्षा करने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के जालौन में 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और 5 दिन बाद ही उसके धंसने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब योगी सरकार में ही शुरू हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी कई खामियां निकालकर सामने आई है। अब ये खामियां लोगों पर मौत बनकर मंडराने लगी। दरअसल बाराबांकी में लोनी कटरा थाने के नरेंद्रपुर मधरा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 25 जुलाई की सुबह 2 बसों में भिड़ंत हो गई थी। इस भीषण हादसे में 9 लोगों की मौत जबकि 17 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैजनाथ में सगुन सम्मान योजना के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने बैजनाथ में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने बैजनाथ से करीब 7 करोड़ की लागत से लंड फड़ोल और बैजनाथ के ढंडोल को जोड़ने वाले बल्हा बजूरी पुल और नवनिर्मित अग्निशमन भवन और मुख्यमंत्री लोक भवन व खीर गंगा घाट पार्किंग का लोकार्पण किया। जबकि बैजनाथ पपरोला के लिए नई पेयजल योजना, सीवरेज योजना, सकवाड गांव को जोड़ने के लिए पुल, रोजगार कार्यालय भवन 19 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। एक गैस कंपनी ने घरेलू कंपोजिट सिलेंडर कानपुर में पहली बार लॉन्च कर दिया है। इसका वजन मौजूदा गैस सिलेंडर से लगभग आधा होगा। मौजूदा गैस सिलेंडर का भार गैस सहित 31 किलो रहता है। कंपोजिट सिलेंडर का वजन 16.3 किलो होगा। हर तरह की सुरक्षित और पारदर्शी सिलेंडर में 10 किलो गैस होगी। इसका रेट भी पुराने गैस सिलेंडर के हिसाब से 761 रुपये होगा। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इस आधुनिक पारदर्शी सिलेंडर को गैस कंपनी के अफसरों की मौजूदगी में लॉन्च किया। गौरतलब हो कि अभी 14.2 किलो गैस की कीमत 1068 रुपये है। 10 किलो गैस वाला सिलेंडर 761 रुपये में मिलेगा। किसानों की आय और उनका जीवन स्तर बेहतर करने के लिए सरकार हाल के सालों में कई सारी योजनाएं लॉन्च करती है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते। सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 31 मई को 11वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की थी। ये राशि किसानों को हर 4 महीने में 2-2 हज़ार करके दिया जा रहा है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट भी जारी किया। दरअसल अगर आप पीएम किसान योजना के पात्र और अपनी KYC नहीं कराई तो आप भी 12वीं किस्त से वंचित रह सकते हैं। KYC कराने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। राजस्थान में मानसून की बारिश का दौर पिछले 24 घंटे के दौरान जारी रहा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से बारिश की गतिविधियां पर कुछ दिन के लिए विराम लगने की उम्मीद है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान राज्य के उत्तरी भाग को छोड़कर शेष भागों में केवल छुटपुट स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं 3 से 4 अगस्त से राज्य में बारिश का एक और नया दौर शुरू होने की संभावना है। केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के खिलाफ ऑनलाइन की गई अपमानजनक टिप्पणी करने पर SC/ST अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अदालत ने कहा है कि जैसा कि डिजिटल युग में हो रहा है कि हर बार जब पीड़ित की अपमानजनक सामग्री तक पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि आपत्तिजनक टिप्पणी उसकी उपस्थिति में की गई थी। गिरफ्तारी के डर से यूट्यूबर ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। आरोपी ने तर्क दिया कि पीड़िता साक्षात्कार के दौरान मौजूद नहीं थी। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार विकास कार्य में लगा रहता है। भारतीय रेलवे ने जैसलमेर का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह तैयार करने का निर्णय लिया है। इसी के लिए रेलवे ने तैयारियां कर ली है। फिलहाल जैसलमेर रेलवे स्टेशन 2 मंजिल का स्टेशन है। इसे अब 3 मंजिल का बनाया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न एस्केलेटर और लिफ्ट के साथ साथ कई मॉडर्न सुविधाओं का भी विस्तार होगा। रेलवे TRM गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे स्टेशन की काया पलट करने के बाद उसके कॉमर्शियल उपयोग की योजना पर काम किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक उत्तर प्रदेश के 2 सहकारी बैंकों पर कई अंकुश लगाए हैं। इनमें ग्राहकों द्वारा बैंक से निकासी की सीमा भी शामिल है। ये दोनों बैंक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये अंकुश इन बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लगाए गए हैं। केंद्रीय बैंक के बयान के मुताबिक लखनऊ शहरी सहकारी बैंक के ग्राहक 30,000 रुपये से ज़्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर
शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर के मामले में निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 50,000 रुपये है। दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं और कोई निवेश नहीं कर सकते। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत प्रतिबंध 6 महीने तक लागू रहेंगे। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।